हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल। मिशन गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक स्टैटिक साइंस का होने वाला है और स्टैटिक साइंस में मैं आपका फिजिक्स पोर्शन लेने वाला हूं। और जैसा कि स्टैटिक साइंस का सारा टॉपिक्स चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो फोकस रहता है वो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे होता है, आपके यूजेबिलिटी के एस्पेक्ट पे होता है, जिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपके टेक्निकल नेचर पे नहीं आएंगे और ये क्वेश्चन वैलिड है आपका किस चीज़ के लिए, जो भी आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर कोई और भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिसमें स्टैटिक साइंस पूछे जाते हैं। वो आपका टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होंगे वो आपके टेंथ अप टू 10th लेवल तक के होंगे। आप 10th लेवल से ज़्यादा के टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमारे लेक्चर्स में नहीं होंगे और हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। देखिए, लाइट एंड वेव हमारा आज का टॉपिक है और आप देखेंगे कि हम लोग लेक्चर के साथ साथ ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में, ताकि हमारा फोकस यही है कि आपको टॉपिक कवर हो जाए, जो बेसिक डिटेल्स जाननी है वो पता हो जाए और साथ ही साथ आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं इस टॉपिक से। तो लाइट और वेव दो चीज़ें हैं जो हम लोग साथ में कवर करेंगे, क्योंकि वेव का जो एस्पेक्ट है उस पे ज़्यादा लाइट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोनों को साथ साथ कवर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन लाइट की। तो लाइट अगर यूजुअली बोला जाएगा, जनरल टर्म में बोला जाए अगर कोई क्वेश्चन में, तो उसको एज ए विजिबल लाइट आप ट्रीट कीजिए। और उसका फुल फॉर्म क्या, उसका डेफिनेशन क्या होता है कि लाइट और ए विजुअल लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये यहाँ पे आपको कीवर्ड ध्यान देना है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और विद इन द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई जिसके लिए सेंसिटिव होता है, जिस लाइट के स्पेक्ट्रम के उस बैंड के लिए, उसको हम लोग विजुअल लाइट कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी हमने डिफाइन कर दिया कि इन क्लासिकल फिजिक्स जो आपका जो लाइट मूव करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों है। अगर लाइट फ्लो करता है स्पेस के थ्रू तो वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करता है। जैसे अगर ये देखिए, ये लाइट अगर मूव कर रहा है तो एक जो रेड यहाँ पे दिखाया गया है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और जो ब्लू दिखाया गया है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और वो इस तरह का वेव जनरेट करते हुए चलता है जो लाइट चलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आप इसको अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी अपने घर के एक कॉर्नर को इमेजिन कर लीजिए और एक कॉर्नर का, अगर कॉर्नर से जो 3 आर्म निकल रहे हैं उसको इमेजिन कीजिए। अगर एक आर्म में अगर मूव कर रहा है लाइट, तो दूसरा जो आपका आर्म है, दूसरा जो आपका कॉर्नर का जो सी कॉर्नर जो है उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है और तीसरे कॉर्नर में आप मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो एक ईएम वेव इसीलिए बोला जाता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और वो जब भी मूव करता है तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो और ये फिर अब आती है कि ईएम वेव लाइट जनरेट कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरेट कैसे होती है। तो ईएम रेडिएशन इज क्रिएटेड व्हेन एन एटॉमिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड कॉजिंग इट टू मूव। यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पे अगर कोई भी एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, जैसे अगर एटम का बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कि एक एटम होता है, उसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन घूमता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो ये जंप करता है अपना स्पेस, और ये जंप करेगा और साथ ही साथ ईएम वेव छोड़ेगा। ठीक है, तो यही इसी तरह से ईएम रेडिएशन जन्म लेता है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। इसमें थोड़ा सी टेक्निकल बातें आ गई क्योंकि आपको टेक्निकल ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे हमने
लिया कि सारे के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री आपका एंगल है, तो सारे का आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। अब चलते हैं हम लोग लाइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम लोग बाद में एंड में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपको आता है तो वो कमेंट करते रहे, लेकिन अभी थोड़ा सा फोकस रखें, हम सीक्वेंशियली सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या लाइट की हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटेंसिटी लाइट की क्या बोली जाती है, प्रोपगेशन डायरेक्शन के बारे में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिस्कस करेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है लाइट की, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट की स्टडी को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं, और साथ ही साथ जो एक यूनिक नेचर है लाइट की कि लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो इसको अगर इमेजिन करना चाहते हैं तो जैसे अगर लाइट मूव कर रहा है तो ऐसे वेव की तरह मूव करता है, लेकिन इसमें एक टाइप से गन मान सकते हैं कि ऐसे ही इसमें पार्टिकल नेचर भी है, यानी जब इसका इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ पे तो वो पार्टिकल वाला इम्पैक्ट होता है, लेकिन मूवमेंट जो है वो आपका वेव वाला है। तो ये एक टाइप से डुअल नेचर होता है। इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जा सकता है कि लाइट बिहेव एज अ वेव और पार्टिकल। लेकिन आपने जब देखा होगा, आपने जब बचपन में पढ़ा होगा तो ऐसा आपने सुना होगा कि लाइट मूव्स इन एन स्ट्रेट लाइन, ऐसा हमेशा स्टेटमेंट रहता है, और ये आपका 5th और 6th लेवल तक के लिए ये ट्रू है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइट डज नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट मूव्स लाइक ए वेव। ठीक है, वेव की तरह मूव करता है, लेकिन जो ये वेवलेंथ लाइट की होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। अगर आप विजुअल लाइट देख रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ क्या है, 400 to 700 नैनोमीटर, यानी नैनोमीटर इंटू 10⁻⁻⁹। तो इतना छोटा है मीटर, तो इतना छोटा अगर किसी चीज़ का वेवलेंथ है तो ऐसा इमेजिन होगा, अगर कोई सोचेगा, कोई स्टडी भी करेगा तो लगेगा कि दैट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपके, देखिए ये जो प्रोपगेशन डायरेक्शन एंड पोलराइजेशन जो फीचर है वो हम लोग आज नहीं डिस्कस करेंगे, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रोपगेशन डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और पोलराइजेशन में हम लोग देखेंगे कि लाइट का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या जो आपने पार्टिकल नेचर है उसको स्टडी करेंगे मेनली नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा फोकस लाइट के वेव नेचर पे होगा। तो चलिए सबसे पहले जो स्पीड ऑफ द लाइट, तो स्पीड ऑफ द लाइट क्या होती है, वो होती है 3 × 10⁸। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एग्जैक्ट स्पीड अगर वैक्यूम में देखा जाए तो होता है 2 × 299,792। और ये आपको फिगर ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये फिगर पता होना चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम क्यों बोला मैंने, क्योंकि लाइट की स्पीड है वो चेंज होगी। लाइट जैसे जैसे मीडियम चेंज करेगा हम लोग देखेंगे कि उसकी स्पीड चेंज होगी, और साथ ही साथ उसका क्या चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा या नहीं, ये कमेंट करके बताइए। उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा या नहीं होगा, ये हमें कमेंट करके बताइए। स्पीड तो चेंज होगी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये हम लोग जब देखेंगे रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हम लोग देखेंगे कि क्या कांस्टेंट रहता है और क्या चेंज करता है। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताइए जिनको ये बातें पता है, जिनको नहीं पता है वो फोकस करें लेक्चर पे, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कोई भी वेव होता है, कोई भी वेव होता है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। जैसे देखिए वेव का ऐसा ही होता है नेचर, जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो दो सब्सिक्वेंट क्रेस्ट यानी दो ऊपर वाले पार्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ।
ठीक है, ये बात सबको पता होनी चाहिए और ये सबको याद भी रखें कि दो सब्सिक्वेंट क्रेस्ट या दो सब्सिक्वेंट ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं या फिर उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, और जितना 1 सेकंड में ये वेवलेंथ होगा, यानी जितने क्रेस्ट ऑन ट्रफ, ये जो जितना साइकिल होगा इसका, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये एक डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? पर सेकंड, यानी कितना लैम्डा पर सेकंड, यानी कितनी बार ये वेवलेंथ कवर करता है। ठीक है, तो स्पीड इसी से निकलता है। कैसे निकलता है? स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट होता है c इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई भी स्पीड का हम लोग यूनिट देखते हैं कि मीटर पर सेकंड होता है, तो लैम्डा क्या हो गया? मीटर हो गया, और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? पर सेकंड हो गया। और अगर आप बेसिक भी देखेंगे कि आपको पता चल गया किसी चीज़ का, कि जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रीजनिंग में कि कोई भी व्हील है, या फिर देखते हैं कि कोई चक्का है, चक्का का आप लोग सरकमफेरेंस निकालते हैं और उसके बाद कितना रोटेशन वो ले कवर करता है 1 मिनट में, उससे आपको पता चल जाता है कि कितना ये डिस्टेंस कवर करता है। ये बेसिक रीजनिंग की क्वेश्चंस होते हैं। उसी तरह से सिमिलरली ये आप अगर याद करके रखें तो c कांस्टेंट होता है और लैम्डा हमारा क्या है? आपका वेवलेंथ, और f जो है आपका फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग न्यू से भी डोनेट करते हैं और ऐसे न्यू को लिखा भी जाता है। तो ये सारी टेक्निकल बातें हैं, ये सब आपका अप टू 10th लेवल का ही टेक्निकल नॉलेज है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको टिपिकल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप 10th के बच्चों के पास भी जाइएगा तो उनको भी ये बेसिक नॉलेज होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? 3 चीजें हमने बताई कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो वेवलेंथ, जिसको लैम्डा बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, जो आपका ऊपर ये जो डिस्टेंस है जो मीन से, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बताते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया? उसका भी यूनिट क्या होगा? उसका भी यूनिट एक टाइप से डिस्टेंस में आएगा। तो अब यहाँ पे सी अगर कांस्टेंट है आपका और लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो लैम्डा है वो c बाई एफ होता है, मतलब वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाई फ्रीक्वेंसी। ये बेसिक आपका फॉर्मूला है। तो यानी अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है जो सबको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ अगर बढ़ता है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारी, क्योंकि ये क्यों मैं बता रहा हूं कि इसी के थ्रू आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वेव के, आप ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देखते हैं। जैसे लाइट हमने देखा कि एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और उसमें विजुअल लाइट एक छोटा सा बैंड है। तो कितने से कितने फ्रीक्वेंसी तक का ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो हम लोग देखेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ और जो वेवलेंथ है, जैसे देखिए यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ, हम लोग वेवलेंथ जो इंक्रीज हो रहा है, और इधर देख रहे हैं कि हम लोगों का वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभी देखा हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज़्यादा जो जिसका वेवलेंथ होगा, हाँ, जो हम लोग देखते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स, उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये तो एक फैक्ट हो गया। उसके अलावा एक फैक्ट और आप नोट कर लीजिए कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसमें उतना ज्यादा एनर्जी होगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस पे है? गामा रेज में। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सबसे हाईएस्ट हो गई। ठीक है, और सीक्वेंस क्या हो गया? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाइज सीक्वेंस देखे तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद आपका विजिबल लाइट हो गया। और या कहाँ देखिए यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट, तो आपका शुरू कहाँ से होगा? वेबिजियोर से। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, वेबिजियोर। ठीक है, तो सबसे
कम जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी होगी, तो वो आपकी रेड की होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, आपकी वायलेट की होगी। तो अल्ट्रा वायलेट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वायलेट का अल्ट्रा वर्जन है, यानी वायलेट पे अल्ट्रा लग गया यानी और ज्यादा वायलेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका विविजियोर। इसके बाद आ गया, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर आपका रेडियो वेव्स आ जाते हैं। और रेडियो वेव्स में हमारा क्या आएंगे, रेडियो वेव्स में हमारे आएंगे लॉन्ग रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स, एफएम और एएम। तो ये यहाँ से आपको नंबर्स, डिटेल्स पे हम लोग नहीं फोकस अभी करेंगे, डिटेल्स हम लोग नीचे देखेंगे। जो गामा रेज होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, वो 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। देखिए ये सारा हमने डेटा जो ये, क्योंकि ये फिगर से पता लगाना मुश्किल हो रहा था तो हमने यहाँ पे दे दिया। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, जैसे देखा अभी हमने कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, गामा रेज का। तो सबसे छोटा देखिए 1 नैनोमीटर से जो भी छोटा होगा उसको गामा रेज कहेंगे। और इसमें जो लिमिट नहीं है, 1 नैनोमीटर से आप कितना भी छोटा पे लेवल पे जाएंगे सबको हम लोग गामा रेज बोल सकते हैं। वैसे ही रेडियो वेव्स जो है वो सबसे बड़ा वाला है, और उसमें क्या है 10:10। ये देखिए जो ये सिंबल है उसका मतलब है 10⁸ नैनोमीटर। तो 10⁸ नैनोमीटर से जो भी ज्यादा हो गया वो आपका रेडियो वेव में आएगा। तो ये हमने टेबल दे दिया है, और ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। आप लोग बहुत जगह जाएंगे तो हो सकता है इस पे डेविएशन होगा, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बॉडी नहीं है जो डिसाइड करता है कि हाँ ये वेवलेंथ, ये जो लाइट है या ये जो स्पेक्ट्रम का पार्ट है इसको हम लोग गामा रेज बोलेंगे, इसको एक्स रेज बोलेंगे। तो आप बहुत सोर्सेस पे जाएंगे तो ये थोड़ा सा अंतर होगा। तो आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं याद रखना है, बल्कि आपको थोड़ा सा होलिस्टिक आइडिया होना चाहिए। जैसे ये 400 टू 700 है, इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और विजुअल लाइट के आगे पीछे वालों का आपको फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, यानी अल्ट्रा वायलेट का आपको पता होना चाहिए 10 टू 400 नैनोमीटर। और इंफ्रारेड है उसका क्या है 700 टू 10⁵ नैनोमीटर्स। तो ये तो हमारा हमने देख लिया वेवलेंथ क्या होता है। उसके अलावा हमने फ्रीक्वेंसी भी देख लिया है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप निकाल भी सकते हैं। जो हमने बताया फॉर्मूला क्या बताया, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आपको लैम्डा पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं यूजेस पे चलते हैं, क्योंकि इसके यूजेस एस्पेक्ट पे ही हमने बताया कि यूजेस एस्पेक्ट पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो रेडियो वेव के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या यूनिक बात है, तो रेडियो वेव्स आर ओनली वेव्स विच आर ट्रांसपेरेंट टू एटमॉस्फेयर एक्सेप्ट आयोनोस्फेयर। तो हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि जो अर्थ है उसमें का एटमॉस्फेयर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं बहुत लेयर्स में, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। तो वैसे ही आपका एक आयनोस्फेयर होता है। आयनोस्फेयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस मतलब होता है फ्री रेडिकल्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी एटम के बाहर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उनको उसको बोला जाता है आयनोस्फेयर। तो मेनली ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आप लोग देखते होंगे कि यूवी रेज है, एक्स रेज है, ये सारे रेज हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए वो नीचे तक सरफेस तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जो रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स आपका मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है इस एटमॉस्फेयर में। साथ ही साथ कुछ पार्ट आपका माइक्रोवेव का जो है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन पूरा नहीं, एक छोटा सा बैंड होता है। ठीक है, एक छोटा सा बैंड है ऑफ माइक्रोवेव जो कि ट्रांसपेरेंट है, यानी वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर सकता है। और साथ ही साथ कौन और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, वो आपका विजिबल लाइट है, जो आपने अभी पढ़ा है। क्योंकि अगर विजिबल लाइट ट्रांसपेरेंट नहीं होता, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता, तो आपके नीचे तक विजिबल लाइट आता ही नहीं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो चीज आप लोग आपके नीचे यानी पे आपके सरफेस तक आ रही है, उसके लिए आपका एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है। तो अब चलते हैं इसके यूजेस। मेनली तो इसका क्या फीचर हो गया कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इसको रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत यूज किया जाता है। आयनोस्फेयर का क्या बात होता है कि आयनोस्फेयर जो है कुछ कुछ रेडियो वेव्स है उसको रिफ्लेक्ट करता है, यानी ऐसे हमने रेडियो वेव्स
फेंका और ये आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके ऐसे नीचे आ गया। कुछ कुछ जो बैंडविड्थ है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो उससे क्या करते हैं, जो हम लोग के सैटेलाइट बाहर होते हैं उसको कम्युनिकेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक्सरे यूज़ करेंगे, यूवी रेज यूज़ करेंगे, तो वो पता चला कि एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो गया और वो वहाँ तक सैटेलाइट तक पहुँचा ही नहीं, तो उसके थ्रू सैटेलाइट से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। तो मेनली जो यूज़ होता है वो माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स होते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। उसके अलावा जो आपके यूजेस हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। इसका यूजेस किस में होता है, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, कम्युनिकेशन, मेनली कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। उसके अलावा आपका जीपीएस और रडार में इसका यूज़ होता है। रेडियो वेव्स को हम लोग कहीं कहीं इलेक्ट्रिक हीटिंग में भी यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव का यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये जो है जो बाकी सारे जो वेव्स हैं, या तो जैसे आपके जो विजुअल लाइट है वो क्या होता है, जो आपका सरफेस है सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, या तो सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा या यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाएगा या फिर स्कैटर हो जाएगा, लेकिन ये सरफेस को अंदर तक भेदता नहीं है, यानी अंदर तक नहीं जाता है ये वेव, समझ रहे हैं। वैसे ही अगर यूवी रेज है या एक यूवी रेज है तो वो एक क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो सरफेस है सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या होगा, उससे देखते हैं कि हम लोग म्यूटेशन हो जाता है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है यूवी रेज की तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक्स रेज क्या है, एक्स रेज पास कर जाता है टोटली, समझ रहे हैं। लेकिन माइक्रोवेव की क्या यूनिक प्रॉपर्टी है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स सच एज इंफ्रारेड एंड लाइट विच आर एब्जॉर्ब्ड, जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पे ही, माइक्रोवेव क्या है, पेनिट्रेट कर सकता है मटेरियल और डिपॉजिट कर सकता है उसकी एनर्जी अंदर तक। ठीक है, तो अगर आपको आलू पकाना है तो आप अगर माइक्रोवेव से पकाएंगे तो क्या होगा, अंदर तक जाके आपका आलू है वो पक जाएगा, क्योंकि अंदर तक इसकी शक्ति है अंदर तक भेदने की। उसके अलावा क्या है कि अदर लोग, ये थोड़ा सा इसका बैंड हमने देखा कि ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, तो इसका यूजेस क्या क्या हो जाएगा, हीटिंग में यूज होता है, मेडिकल डायथर्मी यानी मेडिकल थेरेपीज होते हैं कुछ कुछ जिसमें हीट करना होता है कोई कोई एरिया, तो उसमें यूज होता है। साथ ही साथ रेडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और साथ ही साथ वाईफाई जो होता है वो भी ये यूज करता है। क्योंकि कुछ कुछ जो बैंड्स हैं, और वो देखिए आप लोग देखे ही होंगे कि जो आपके बैंड्स होते हैं जो आप पढ़ते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, हम लोग बैंड में यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर लिया। क्यों क्यों आपका वाईफाई होता है उसका कोई भी फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करते, क्योंकि वही स्पेसिफिकली मेंशन्ड फ्रीक्वेंसीज हैं जो अगर आप यूज़ करेंगे तो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, अगर आप उसके अलावा दूसरा फ्रीक्वेंसीज यूज़ करेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इंफ्रारेड का यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, हम हैं, आप हैं, आपका पेन है, आपका डेस्क है, सारे इमिट करते हैं इंफ्रारेड सिग्नेचर लाइट, यानी आपका जो इंफ्रारेड से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, एक तो उसका टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ वो यूनिक अगर सिग्नेचर है कोई बॉडी का तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, या तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक ह्यूमन हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली एक लायन हो सकता है, क्योंकि सबका एक यूनिक सिग्नेचर टाइप का होता है। तो ये इंफ्रारेड का यूज़ क्यों किया जाता है, तो अभी हमने देख लिया नाइट विजन में और थर्मल इमेजिंग में इसका यूज़ होता है, साथ ही साथ कहीं 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 कुकिंग में भी यूज़ होता है और इलेक्ट्रिकल हीटर्स में भी इसका यूज होता है। और रिमोट जो कंट्रोल्स होते हैं वो भी आपके इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। उसके बाद विजुअल लाइट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया इसी से चल रही है, तो ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इसका यूजेस सबसे ज़्यादा है। देखने में आपको लग रहा होगा कि क्या इसका यूजेस हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो आपका जो आईज है, आईज के जो सेल हैं वो सेंसिटिव हैं सिर्फ विजुअल लाइट से, यानी जो आईज के जो सेल हैं उसके एटम में अगर विजुअल लाइट पड़ती है तो वो एक टाइप से वो जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपना सेल या तो छोड़ता है यानी जंप करता है या फिर नीचे जाता है। इससे क्या होता है, ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, उससे आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाँ आपकी ये विजुअल लाइट पड़ रही है, और इसको डिटेक्ट कर सकता है आपका नेकेड आई। ठीक है,
तो ये आपका क्या है, एब्जॉर्ब्ड एंड इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका जो एब्जॉर्ब करेगी और अपने सेल पे जंप करेगी तो ये विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ छोड़ती है। तो इसका यूज किस चीज में होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं मेनली इसी को यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंफ्रारेड सिग्नल्स को भी यूज करते हैं। और साथ ही साथ आपका फोटोसिंथेसिस दैट इज वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी विजुअल लाइट ही यूज होता है। अगर आप लोग एक्सरे देंगे या फिर यूवी रेज देंगे जो प्लांट्स को, तो वो दैट विल नॉट बी इनफ फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो जो केमिकल रिएक्शन होना चाहिए वो लाइट सफिशिएंटली नहीं कर पाएगा और इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। यूवी रेज का क्या यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये आपका आयोडाइज करता है एटमॉस्फेयर को, यहीं से आपका शुरू होता है आयोडाइजेशन ऑफ आयोडाइज बोल रहा हूं मैं, आयोनाइजेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आयोनाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ से जो भी नीचे के रेज हैं इसमें इतनी एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आपके एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसको नॉक ऑफ कर देना, यानी उसके न्यूक्लियस से अलग कर देना। तो न्यूक्लियस से अलग कर देगा तो एक तो आपका जो न्यूक्लियस है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और एक आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका निगेटिवली चार्ज। जब अलग अलग ये चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा कि आपका एटमॉस्फेयर आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से शुरू होता है, अल्ट्रा वायलेट के हायर जो होंगे वो वहां से शुरू होगा, हायर एनर्जी वाले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। और जो मिडिल वाले जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं वो क्या कर, उनके पास कैपेसिटी होता है कि कोई केमिकल बॉन्ड है, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में अगर कोई बॉन्ड है तो उसको ब्रेक कर देता है। तो ये दो चीजें हैं। तो इसका सबसे ज्यादा यूज किस चीज के लिए होता है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, और ये करंट अफेयर्स टॉपिक में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। साथ ही साथ अभी बहुत सारे न्यूज आ रहा है, जैसे ध्रुव क्या है, वो यूवी रेज को यूज करता है। अगर आप आरओ वाटर्स का फिल्टर देखेंगे उसमें भी यूवी लाइट का यूज होता है। क्यों यूज होता है कि जो यूवी रेज पड़ता है वो आपके जो आपका डीएनए होता है, डीएनए में क्या होते हैं, वो तो आपका AUTC, ये जो चेन्स हैं उसका क्या है, वो एक टाइप से DNA/RNA में इनका ही एक टाइप से बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो आपका यूवी रेज जाएगा वो बॉन्ड्स आपके इनके बीच में तोड़ देगा, तो वो आपका डीएनए को डिसइंटीग्रेट कर देगा। तो वायरस हो या फिर डीएनए हो, आपका शरीर का डीएनए कोई अंतर नहीं समझेगा और ये आपका उसको तोड़ेगा, उसको हार्म पहुंचाएगा। तो उसको यूज करते हैं हम लोग बैक्टीरिया को किल करने में। साथ ही साथ हमने देखा कि यूवी बी रेज से कैसे जो थोड़ा बहुत पहुंचते हैं वो आपके विटामिन डी को सिंथेसाइज करने में इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में इसका यूज होता है, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अगर यूवी रेज पड़ता है तो वो चमकता है, फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करता है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है, कोई एक मेटल होता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है, उस पर यूवी रेज पड़ता है और वो चमकता है, यानी वो लाइट प्रोवाइड करता है। इंफ्रारेड में क्या था, इंफ्रारेड हमने देखा था इलेक्ट्रिकल हीटर्स में, जो आप लोग घर में देखते होंगे रूम हीटर, उसमें इंफ्रारेड यूज होता है। तो वो इंफ्रारेड के थ्रू आपका यूज करते हैं इसको हीटिंग के लिए। एक्सरेज में भी आयनाइजिंग इफेक्ट है। साथ ही साथ ये आपने देखा है कि ये क्रॉस करता है, बहुत ही आपके शरीर के बॉडी को भेदता है, और साथ ही साथ जो आपका सॉफ्ट पार्ट है उसको भेद लेता है, लेकिन हड्डी जैसे पार्ट्स हैं उसको भेद नहीं पाता है। तो उससे क्या होता है, इसका रेडियोलॉजी में इस्तेमाल होता है, यानी एक्सरेज बनाने में, सीटी स्कैन में। और साथ ही साथ ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्योंकि बाहर से जो एक्सरेज आ रहे हैं हम लोगों के, क्योंकि ये हाई एनर्जी हैं तो ये ज़्यादा देर सर्वाइव करते हैं, तो उसको हम लोग एज ए टेलीस्कोप भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो टेलीस्कोप होंगे, जो भी एक्सरे टेलीस्कोप होगा, वो आपका सरफेस पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सरफेस पे तो ब्लॉक हो जाएंगे ना। सरफेस तक हमने देखा कि कैसे एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सरेज को, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सरफेस पे जो आप टेलीस्कोप लगाने का क्या फायदा है।
वैसे ही गामा रेज है, गामा रेज सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है और इसका कोई लोअर लिमिट डिफाइंड नहीं है। इसको यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइजेशन में, साथ ही साथ कुछ कैंसर थेरेपी में, न्यूक्लियर मेडिसिन में इसको यूज होता है, साथ ही साथ पीईटी स्कैन में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, पीईटी स्कैन में भी इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं एक एक करके। तो जो लोग आप पहले से क्वेश्चंस कर रहे थे वो तैयार रहे, रेडी रहें कमेंट कर करके आंसर्स बताने में। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करता हूँ। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चंस अगर आप पढ़ें और उससे आपका क्वेश्चंस एग्जाम का सॉल्व नहीं हो रहा है तो दैट इज यूजलेस। और ये हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं उससे कंपाइल किया है, तो ऐसा आपको डाउट होना नहीं चाहिए कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आए हुए हैं, तो ऐसा डाउट करने से कोई फायदा है नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर रखा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का बीच में एंगल क्या होता है। तो नेचर ऑफ लाइट हमने देखा कि नेचर ऑफ लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह। तो इसका आंसर क्या हो गया, बोथ। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर कमेंट करें, तब तक हम लोग इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, हमने बताया कैसे अपीयर्स करता है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। ये तो स्टेटमेंट गलत है, स्पीड से क्या रिलेशन उसका। इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स तो आपका पार्टिकल नेचर है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इट इज रिफ्लेक्टेड बाय सराउंडिंग्स, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। इसका वेवलेंथ बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ये अपीयर करता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है। अगर वो उसमें उसका वेवलेंथ ऐसे ऐसे है, समझ लीजिए, तो ये एक अगर बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है और इसको अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो ये लगेगा कि आपका स्ट्रेट लाइन ही है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, डी। आप फोर्थ क्वेश्चन को कमेंट करें और फिफ्थ को, तब तक हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ लाइट्स वेव टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। तो ये हमने डिस्कस नहीं किया। तो स्पीड हमने डिस्कस कर लिया, वेवलेंथ हमने डिस्कस, देखिए क्या क्या डिस्कस कर लिया, वेवलेंथ हमने डिस्कस कर लिया, फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस कर लिया, स्पीड हमने डिस्कस कर लिया, बचा आपका इंटेंसिटी। तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी किसके थ्रू पता चलती है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट होता है, आपके वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड पे नहीं इंटेंसिटी डिपेंडेंट होता है। जो आप लोग देखते हैं कि बल्ब आप लाने जाते हैं तो उसमें ल्यूमेन लिखा हुआ रहता है कि 500 ल्यूमेन, 100 ल्यूमेन, 80 ल्यूमेन, यानी इतनी इंटेंसिटी की लाइट इतनी ब्राइटनेस देगी, ठीक है। तो वो आपका एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट होता है। लाइट की एम्पलीट्यूड चेंज की जाएगी तो वो आपका ब्राइटनेस उसका चेंज होगा, क्योंकि देखिए व्हाइट लाइट तो सेम है, आपकी फ्रीक्वेंसी वही होगी, आपकी वेवलेंथ वही होगी, आपकी स्पीड वही होगी। तो कोई व्हाइट लाइट ज़्यादा ब्राइट होता है, कोई व्हाइट लाइट कम ब्राइट होता है, तो क्यों होता है, तो ऑब्वियसली आपकी एम्पलीट्यूड पे वो डिपेंडेंट है। ऐसा तो है नहीं कि आपको व्हाइट लाइट उसका अगर आप फ्रीक्वेंसी अगर चेंज कर देंगे, उसका अगर वेवलेंथ चेंज कर देंगे, तो व्हाइट लाइट की जगह वो येलो और ब्लू और ग्रीन लाइट होने लगेगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि बल्ब आप लगाएं और ज़्यादा वाट का लगाना है तो आपका वायलेट बल्ब लगाना पड़ रहा है। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। ब्राइटनेस आपका डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। एसआई यूनिट्स पता होने चाहिए, क्योंकि एसआई यूनिट पूछे जब भी जाते हैं। तो आपका एसआई यूनिट्स क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी का वो कैंडला है, और लुमिनस पावर के जो एसआई यूनिट है उसको ल्यूमेन बोला जाता है। इसमें दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम टेकन फॉर सनलाइट टू रीच अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए सबको ऑलमोस्ट पता होता है कि 8 मिनट के आसपास आपका है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। अच्छा 48 यानी 480 के आसपास होना चाहिए। तो आपका 600 और 700 तो आप एलिमिनेट कर दे, और अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज जाएंगे तो 8.5 मिनट के आसपास होता है, यानी ऑलमोस्ट 500 सेकंड्स के आसपास टाइम लेता है सन का लाइट आपके अर्थ तक पहुंचने में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली, इसको कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे यूनिट में मॉडिफिकेशन हुआ है, कोई किलोमीटर पर सेकंड है, कोई लाइट ईयर है। तो लाइट ईयर सबसे पहले आपको डिस्कार्ड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। लाइट इज नॉट ए यूनिट ऑफ स्पीड, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कितने पैसे हैं, और आप बोल रहे हैं कि मेरे पास 4 किलो पैसे हैं।
तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई एकदम से, तो वो तो आप सीधा ही डिस्कार्ड कर सकते हैं। आपको अक्सर अगर पैसे पूछा जा रहा है तो आप रुपीज में बताइए, आप डॉलर में बताइए, आप थोड़े ना उसका वेट में बताइएगा कि इतना किलो है हमारे पास पैसा। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग देखे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से आपका डिवाइड करना होगा, और ये आपका आ गया 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चंस में ऐसे यूनिट मॉडिफाई किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यूवी इज ए मिडिल रेंज ऑफ एनर्जी इज ब्लॉक्ड बाय ओजोन लेयर। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। जो यूवी का है हम लोग देखेंगे ए बी सी जो हमने पढ़ा है कि ऑलरेडी करंट अफेयर्स क्लासेस में, तो उसमें क्या होता है, जो ए होता है उसकी सबसे लेस एनर्जी होती है, जो बी होता है उसकी थोड़ी सी और एनर्जी होती है, और जो सी होता है वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला होता है। तो हायर एनर्जी जो आपका यूवी रेज होता है दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय नॉट सिंपल डायटोमिक ऑक्सीजन बट बाय नाइट्रोजन। ठीक है। और जो लॉन्गर वेवलेंथ यानी जो लेस एनर्जी वाली जो है यूवी रेज है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब्ड होगी, वो आपका सिंपल डायटोमिक ऑक्सीजन उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो मिडिल है वो आपका ओजोन लेयर उसको ब्लॉक करता है। तो इससे आपको पता चल गया कि हाँ, आपसे अगर पूछा जाए कि यूवी रेज को बचाने के में कौन कौन से गैस मदद करते हैं, तो आपके ओजोन तो सबसे ज़्यादा है ही, उसके अलावा आपसे के ऑप्शन में अगर नाइट्रोजन भी है और साथ ही साथ डाई ऑक्सीजन यानी O2 भी है तो वो भी हो सकते हैं। इसलिए अगर हायर लेवल पे अगर कोई बहुत ही ज़्यादा टिपिकल एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहे तो ऐसे भी बना सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इज कैरिंग आउट द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा कन्वर्जन हो रहा है, तो ये तो सबको पता होगा कि लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है उसको, क्योंकि केमिकल में भी हो रहा है। आपका लाइट है उससे क्या बन रहा है, आपका ग्लूकोज बन रहा है, शुगर बन रहा है। तो एक टाइप से ये क्या हो रहा है, ये आपका ये केमिकल्स है और ये आपका लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है आपकी केमिकल एनर्जी में। लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच, तो ये अभी हमने देखा, इसका आंसर क्या होगा, एनोस्फेयर। ये इसमें किसी को गलती नहीं होना चाहिए, किसी को गलत कमेंट नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन पे, बहुत ही सिंपल है। वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट इज, तो ये अभी हमने देखा 400 to 700। तो जिसको भी बेसिक आइडिया होगा, यहाँ देखिए 400 to हमने 700 देखा ना, ये देखिए 400 to 700। तो अब हम लोग एकदम से एग्जैक्ट फिगर्स पे चलेंगे, तो यहाँ पे भी हमने दे रखा है तो एग्जैक्ट फिगर्स पे भी जाएंगे तो 400 to 700 है, लेकिन एकदम से बेसिक एग्जैक्ट फिगर पे जाएंगे तो ये आपका क्या है, 390 to 780। ठीक है। विच वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो लाइट तो अभी हमने देखा, लाइट की स्पीड ही देखी वैक्यूम में, तो वो तो होगा ही। हीट भी आपका जो है ट्रैवल करता है, क्योंकि आपका अगर हीट ट्रैवल नहीं करता तो आप तक हीट पहुंचता कैसे, आप क्योंकि पूरा यूनिवर्स में तो वैक्यूम ही है, तो उसको तो हीट तो आपको पता होना चाहिए। और लाइट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो पहुंचेगा ही। साउंड इसका आंसर है। और जब हम लोग साउंड पे आएंगे तो ये देखेंगे, कॉस्मिक रेज हमने डिस्कस कर रखा है, क्या होते हैं, ये एक चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी आपके या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, या फिर न्यूक्लियस होंगे, या फिर प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है। न्यूक्लियस भी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन्स भी आपके पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और ये मूव ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो समझ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, और इनमें तो वेट भी है ना, आपका फोटोन का तो वेट ही नहीं है, तो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं कॉस्मिक रेज। तो दे आर चार्ज्ड पार्टिकल, और ये इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि जो बाहर आपके अर्थ के जो सैटेलाइट्स हैं उस पर अगर कॉस्मिक रेज अगर टकराते रहती है तो उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए बोनस क्वेश्चंस भी दे दिया, हमने सोचा कि 13 क्वेश्चन करके क्या होगा सबको, चल आज बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएं, और यही मेरा फोकस रहेगा स्टैटिक साइंस में।
फैक्ट्स कम रहेंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस से ही आपके मोस्ट प्रोबेबली अगर आप छोटे एग्जाम्स में बैठेंगे तो यही डायरेक्टली क्वेश्चंस ही आ जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव टॉप, अभी हमने देखा उसको क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। यूनिट से ही, अगर डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है और वेवलेंथ का भी यूनिट मीटर है, तो आप फ्रीक्वेंसी तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। रडार क्या यूज करता है, अभी हमने देखा रेडियो वेव्स यूज करता है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा टिपिकल है। यूवी ए रेज के बारे में, यूवी बी रेज के बारे में और यूवी सी रेज के बारे में हमने डिस्कस किया है। जिन लोगों ने हमारे करंट अफेयर सेशंस अटेंड नहीं किए हैं और या फिर वो मिस कर दिए थे वो लेक्चर, उनके लिए हमने ये पॉइंट डाल दिया है, ये क्वेश्चन डाल दिया है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा पढ़ लें, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी कौन कौन से में क्या क्या अंतर है। साथ ही साथ अभी हमने डिस्कस किया कि यूवी ए कहाँ तक पहुंचता है, यूवी बी है जो विटामिन डी के सिंथेसिस में मदद करता है, वो सारे पॉइंट्स आप ऐड कर लीजिएगा। सीटी स्कैन आप कमेंट करके बताइए कि सीटी स्कैन में कौन सा रेज यूज होता है। हमने पीईटी स्कैन देखा, पीईटी स्कैन में क्या रेज यूज होता है, गामा रेज, ठीक है, गामा रेज। तो एक सीटी स्कैन में आपका एक्स रेज यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये एक्स रेज होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा है, बहुत लोगों का क्वेरी आएगा, तो ये मैंने करंट अफेयर्स सेशन में ये क्वेश्चन करा रखा है। When there is a depletion of ozone in stratosphere, the wavelength of radiation striking the earth will be, ठीक है, आपका ओजोन लेयर क्या ब्लॉक कर रहा है, आपका ओजोन लेयर ब्लॉक कर रहा है यूवी रेज को, ठीक है। और यूवी रेज का अभी हमने देखा कि 400 से जो ज़्यादा होंगे वो यूवी रेज होते हैं। तो आप 400 नैनोमीटर, तो 400 इंटू 10⁻⁹ आप इमेजिन कर सकते हैं। इसमें दो 10⁻⁻⁹ सॉरी, तो ये दो आपका गए, तो 10⁻⁻7 के आसपास वाला जो भी यूनिट होगा वो आपके पहुंचने लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन, अभी हमने ये पढ़ रखा है, इसमें इंफ्रारेड होगा। वेव्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे थोड़ा सा ये टिपिकल था, क्यों, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग रेडियो वेव्स भी यूज करते हैं और साथ ही साथ माइक्रोवेव्स का कुछ बैंड भी यूज करते हैं। तो इसमें हमारा रेडियो वेव्स है नहीं, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, माइक्रोवेव्स चूज करेंगे। विच फॉलोइंग रेज आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीजेस, तो ये सारे जो डायग्नोसिस या फिर रेडियोथेरेपी या सारी चीज़ें में हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली आप एक्सरेज ही इसका आंसर होगा। अल्फा रेज क्या होता है, अल्फा रेज आपका जो पॉजिटिवली चार्ज रेज होता है, बीटा रेज आपका नेगेटिवली चार्ज रेज होता है और गामा रेज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अल्फा रेज में क्या होता है, मेनली आपका न्यूक्लियस जो है, यानी प्रोटॉन्स होते हैं इसमें और साथ ही साथ न्यूक्लियाई होते हैं। और ये कब निकलता है अल्फा रेज, ये आपका जब न्यूक्लियर डिके होता है, यानी आपका यूरेनियम अगर टूट रहा है, ठीक है ना, यूरेनियम आपका डिके कर रहा है, तो अल्फा रेज निकलते हैं और बीटा रेज भी निकलते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा रेज दो एक्स्ट्रा आपको मैंने बता दिए, आप नोट कर लीजिए, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट नहीं है, सिमिलर टू कॉस्मिक रेज। तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक तो लाइट का प्रोपगेशन डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, लाइट का पार्टिकल नेचर, प्रोपगेशन में क्या क्या आएगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और सेवरल डिफ्यूजन, ये सारी चीज़ें आएंगी। प्रोपगेशन लाइट के पार्टिकल नेचर में हम लोग देखेंगे कैसे पोलराइजेशन होता है, कौन कौन से जो इफेक्ट्स हैं जो वो ये पार्टिकल नेचर का इम्पैक्ट है। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम
मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आज का हमारे लेक्चर का पेस मैंने स्लो रखा है, नेक्स्ट लेक्चर से ज़्यादा टॉपिक्स होंगे और ज़्यादा पेस में आपका लेक्चर चलेगा, तो आपको रेडी रहना है, क्योंकि साइंस बहुत लोगों का बैकग्राउंड नहीं होता है, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा पेस स्लो रखा और क्वेश्चन भी साथ में करवा दिया। अगर आपको लग रहा है कि इसका पेस आप सर को बढ़ाना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पेस बहुत ही एप्ट है तो वो भी बता दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर लग रहा है कि हाँ ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से लाइट एंड वेव के नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के वीडियोस जो आते हैं वो भी मैं ही कवर करता हूँ, तो उसमें भी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।